ड्रामा की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से घर के अंदर चली जाती है। तभी अचानक उसके पास एक पेपर आ जाता है और वो उसे उठाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। लेकिन तभी वहाँ अचानक से एक आदमी आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो उसे देखकर समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही माफिया है जिससे वो 2 साल पहले फ्लोरेंस में मिली थी और जो उसके प्यार में पड़ गया था। वो जल्दी से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है लेकिन माफिया उसे जाने ही नहीं देता और उसे पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे परेशान करना बंद कर दो। इस पर माफिया कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थी। लिसियन उसकी बात सुनकर मेडिकल रिपोर्ट्स उसे दिखाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। माफिया हैरान होकर पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। लिसियन धीरे से उससे कहती है कि मुझे एड्स है। हम देखते हैं कि वो मेडिकल रिपोर्ट से किसी और का नाम फाड़ कर उसे अपनी रिपोर्ट्स बताकर माफिया को दिखा देती है। ये सुनते ही माफिया, जिसका नाम जिंग होता है, वो अंदर से टूट जाता है और उसकी आंखों में काफी गुस्सा भरा हुआ था। वो लिसियोन से भड़कते हुए कहता है कि पिछले 2 सालों में मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं बिल्कुल पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारे अलावा किसी और औरत की तरफ देखा तक नहीं। और तुमने ये बहुत गलत किया। इतने सारे लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुकी थी और तुम्हें ये बीमारी हो गई। जिस पर लिसियोन कहती है कि अब सब कुछ बदल चुका है, जितना हो सके मुझसे दूर रहो। वो उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जो अब हमारी आगे की कहानी में आएगा। हम स्टोरी की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि ली सियोन होती है। वो एक रेड रोज के सामने भगवान से प्रे कर रही होती है कि उसकी मॉम की कंडीशन ठीक हो जाए और खुद को भी भगवान को हेल्दी रखे। फिर प्रे के बाद वो वहाँ से निकल रही होती है। इधर हमें जिंग को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट के साथ खड़ा होता है। उसका असिस्टेंट एक आदमी को पकड़ कर लाता है जो जिंग से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो आदमी रोड पर पहुंचता है, जिंग उसे गोली मार देता है और ये सब लिसियन भी देख लेती है। लिसियन ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो घबरा कर नीचे गिर जाती है। तभी जिंग वहां आ जाता है और उसे देखकर लिसियन उससे कहने लगती है कि अंकल, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे यहाँ से जाने दो। इस पर जिंग का असिस्टेंट हंसता है और उसे उठाता है और उसे कहता है कि ठीक है। तो वो कहती है कि तो फिर मैं यहाँ से जाऊँ। लिसियन किसी तरह वहाँ पर सेफली निकल जाती है। इसके बाद हमें जिंग को उसके असिस्टेंट को गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है। जिंग के दिमाग में लगातार लिसियन का ही ख्याल चल रहा होता है। वो बार बार उसी के बारे में सोच रहा होता है। तभी जिंग का असिस्टेंट मुस्कुरा कर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई है। उसी वक्त असिस्टेंट के पास एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसे 2 दिन के लिए बैंकॉक जाना होगा। इधर ली सियोन भी अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए बैंकॉक गई होती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल में समय बिता रही होती है और वहां से वापस आ रही होती है। तभी अचानक कुछ लोग ली सियोन को किडनैप कर लेते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को कुछ अनजान लोगों के बीच में पाती है। ये लोग बैंकॉक के माफिया होते हैं जिन्होंने उसे अपने स्पेशल काम के लिए किडनैप किया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग बैंकॉक में होता है। वहाँ का माफिया लीडर उससे मिलने आता है। माफिया लीडर जिंग से कहता है कि वो उसके साथ कुछ डील्स करना चाहता है। उसके बदले में उसे ढेर सारे पैसे या फिर कोई भी गिफ्ट देने को तैयार है। जिंग उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखता रहता है क्योंकि वो माफिया लीडर से कोई भी गिफ्ट लेने की मूड में नहीं होता। तभी वहाँ पर लिंसी आ जाती है। उसके कपड़े और मेकअप पहले से कुछ ज़्यादा ही अलग और अजीब होते हैं। वो वहाँ एक खास काम के लिए आई होती है। माफिया लीडर उसे जिंग के लिए ड्रिंक बनाने को कहता है। लिंसियन जैसे ही ड्रिंक बनाती है, गलती से वो जिंग के ऊपर गिरा देती है। जिंग गुस्से में माफिया लीडर से कहता है कि आपने कहा था कि आप मुझे एक गिफ्ट देना चाहते हो, तो क्या आप मुझे इस लड़की को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हो। माफिया लीडर उसकी बात समझ जाता है और मुस्कुराकर लिंसियोंग को उसके साथ जाने के लिए कह देता है। लिंसियोंग पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है क्योंकि वो इस सब के लिए तैयार नहीं थी। हम देखते हैं कि जिंग उसके साथ एक कमरे में चला जाता है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे वो उसकी ड्रेस से एक मिनी कैमरे को निकालता है और उसे जोर से तोड़ देता है। लिंसियोंग कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि माफिया लीडर ने जिंग के पीछे कुछ लोगों को भेज दिया होता है ताकि वो उसकी और लिंसियोंग की बात सुन सके। जिंग को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। तभी वो जल्दी से लिंसियोंग का मुंह बंद कर देता है ताकि कोई उनकी बात ना सुन सके।
जिंग लिन सियोन के कान में धीरे से कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही प्रिटेंड करो। फिर वो जोर से उसे चिल्लाने के लिए कहता है, लेकिन लिन सियोन ठीक से नहीं कर पाती। इस पर जिंग अचानक से उसे किस करने लगता है, जिससे लिन सियोन घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। बाहर खड़े माफिया के लीडर के लोग जब ये सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। वो माफिया लीडर को जाकर सब कुछ बताते हैं। माफिया लीडर ये सब सुनकर खुश हो जाता है। उधर जिंग का असिस्टेंट माफिया लीडर से वॉशरूम जाने की इजाजत मांगता है। माफिया लीडर अपने एक साथी को असिस्टेंट के साथ भेज देता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिन सियोन ने जिंग को सारी सच्चाई बता दी होती है। इसी बीच जिंग का असिस्टेंट अपने प्लान के मुताबिक माफिया लीडर को मार चुका होता है। उधर जिंग भी बाकी माफिया लोगों को मार देता है। जब माफिया लीडर के बाकी आदमी आकर चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता और वो ये सब कुछ देखकर समझ जाते हैं जिंग और उसके असिस्टेंट का काम खत्म हो चुका था। वो वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिंग के दिमाग में अभी भी लिन सियोंग को किस करने का ख्याल घूम रहा होता है। इधर लिन सियोंग डर के मारे थर थर कांप रही होती है और धीरे धीरे चल रही होती है। वो काफी सहमी हुई थी, मानो किसी भी पल कुछ बुरा हो सकता है। तभी अचानक उसके अंकल वहां आ जाते हैं। वो उसे संभालते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी फ्रेंड को भी बहुत ही जल्दी ढूंढ निकालेंगे। लिन सियोंग की आंखों में अभी भी डर था, लेकिन अब उसके अंकल को देखकर वो थोड़ा सुकून महसूस करती हैं। इधर जिंग को एक बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है। उसे मॉल की सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है जिसमें लिन सियोंग के किडनैप होने की पूरी घटना रिकॉर्ड थी। इसके साथ ही उसने उस आदमी को भी ढूंढ निकाला था जिसने कि लिन सियोंग को किडनैप किया था। अब जिंग उस आदमी के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में काफी गुस्सा था। वो उससे पूछता है कि तुम लोग लड़कियों को किडनैप करके उनसे ये सब काम करवाते हो। वो बंदा कांपते हुए कहता है कि ये सब हमारे माफिया लीडर के इंस्ट्रक्शन पर होता है, हमें मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ता है। जिंग की आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा माफिया लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। जिंग का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि इसी आदमी ने लिन सियोंग को अपने हाथ से छुआ था। गुस्से में जिंग अपने गन निकाल कर बिना सोचे समझे उस आदमी के दोनों हाथों पर गोली मार देता है। वो आदमी जोर से चिल्ला उठता है और दर्द से तड़पने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिंग और उसके असिस्टेंट को एक गाड़ी के अंदर देखते हैं। चारों ओर काफी सन्नाटा होता है। तभी जिंग के असिस्टेंट के फोन पर एक कॉल आता है। असिस्टेंट फोन को उठाते ही चौंक जाता है और वो घबराते हुए कहता है कि बॉस हमारे गैंग का एक आदमी, उसे किसी ने हेड पर गोली मार दी है और अभी वो कोमा में है। जिंग का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम लिन सियोंग को उसके बेडरूम में देखते हैं और उसे नींद नहीं आ रही होती और वो बार बार परेशान हो रही होती है। तभी वो अचानक से अपने लैपटॉप को उठाती है और अपना रोल नंबर चेक करती है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो इटली के स्कूल में आगे की पढ़ाई करने के लिए सिलेक्ट हो गई है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उसके अंकल और उसकी मॉम उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आते हैं। उसकी मॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि लिन सियोन उनसे दूर जा रही है और वो उसे समझा रही होती है कि वहां जाकर अच्छे से रहना और किसी से भी ज्यादा फालतू की दोस्ती मत करना। लिन सियोन उनकी बात को समझ रही होती है और फिर वहां से चली जाती है। अब अगली सीन में हम लिन सियोन को इटली में देखते हैं जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ होती है। लिन सियोन बताती है कि ये जो लड़का सामने खड़ा है इसका नाम जैक है और ये उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। हमें अब पता चलता है कि जैक लिन सियोन को पसंद करता है और उसके हाथ में कैमरा होता है। वो लिन सियोन की कई सारी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। फिर वो लिन सियोन को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी हिम्मत वो अपने अंदर जुटा नहीं पाता। इसके बाद लिन सियोन से वो कहता है कि चलो तुम्हें खाना खाना था ना, हम खाना खाने चलते हैं। लिन सियोन जैसे उसकी तरफ देखती है उसे दूर से जिंग नजर आता है और वो समझ जाती है कि जिंग यहाँ भी आ गया। फिर जिंग लिन सियोन को पहचान लेता है। लिन सियोन अपने दोस्त को लेकर जल्दी से अंदर भागती है। यहाँ पर जैक उसे अपना कैमरा पकड़ाता है और कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। लेकिन वो जब वापस आता है तो लिन सियोन वहाँ नहीं होती और फिर यहाँ पर लिन सियोन उस जगह को देखने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन तभी जिंग उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ से कैमरा छीन लेता है और उसमें मौजूद तस्वीरों को देखने लगता है और कहता है तो ये सब तुम्हारे उस छोटे दोस्त ने तुम्हारे लिए खींची है ना। जिंग उस तस्वीरों को देखता है और जल्दी जल्दी डिलीट करने लगता है। लिन सियोन उससे कैमरे को छीनने की कोशिश करती है लेकिन जिंग उसकी बात नहीं मानती।
मानता और गुस्से में कैमरा दूर फेंक देता है। इसके बाद लिन सियोंग को वो ज़बरदस्ती किस करने लगता है और कहता है कि मैं भूल गया था कि बैंकॉक में जब मैंने तुम्हें आखिरी बार किस किया था तो कैसा महसूस हुआ था, इसीलिए मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। अब आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लिन सियोंग गुस्से में कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। यहाँ पर जिंग उसकी ओर देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, तुम अपने उस बॉयफ्रेंड से दोस्ती तोड़ दो वरना मैं उसे मार डालूंगा। जिंग के इस शब्दों से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से तुरंत लौट जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, जैक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जैक उससे पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी। फिर लिन सियोन बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी रहती है। जैक उसे पानी की बोतल देता है, वो धीरे धीरे पानी पीती है और फिर कहती है कि मैं एक अजनबी से मिली थी और उसने मुझे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा। ये सुनकर जैक हंस पड़ता है। क्या कोई अजनबी आया और तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कह दिया और तुम इस पर सोच भी रही हो, अगर कोई और भी ऐसा कहे तो क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ दोगी। लिंसियोन उसे कहती है कि तुम बात को समझ नहीं रहे हो जैक, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक माफिया है। जैक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। लिंसियोन उसे कहती है कि कुछ समय पहले जब मैं बैंकॉक गई थी तब मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं एक क्लब के पास थी और वहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी और उस लड़ाई के बीच में उस इंसान ने काफ़ी लोगों को मार दिया था और अब वो इटली में भी है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही पावरफुल इंसान है। ये सुनकर जैक थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन लिन सियोंग से वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद जैक लिन सियोंग को वहाँ से ले जाने लगता है। यहाँ पर लिन सियोंग उसे बताती है कि गलती से तुम्हारा कैमरा मुझसे खो गया है, वो उसे नया खरीद कर दे देगी। जैक हंसते हुए कहता है कि अरे इसकी टेंशन मत लो, वैसे भी वो बहुत महंगा नहीं था। अगले दिन लिन सियोन स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, तभी उसके फ़ोन पर जैक का कॉल आता है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा हूँ। इस पर लिन सियोंग मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि जैसे ही लिन सियोंग स्कूल पहुँचती है तो वो देखती है कि जैक तो वहाँ पर है ही नहीं। वो बार बार उसे कॉल लगाती है और उसका फ़ोन भी बिजी आ रहा होता है और कई बार तो नॉट रीचेबल आ रहा होता है, जिस पर लिन सियोंग कहती है कि पता नहीं जैक के साथ क्या हुआ होगा, अगर उसका कार एक्सीडेंट हुआ होगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करूँगी। इधर हमें जैक को दिखाया जाता है जिसको कुछ लोग किडनैप करके जिंग के पास लेकर आए होते हैं और जिंग उसके सामने बैठा होता है, जिस पर जैक कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों करके रखा है, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर जिंग कहता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप चाहता हूँ, जिस पर जैक उस पर भड़कने लगता है। लेकिन तभी जिंग उसे दिखाता है कि अगर तुमने उससे ब्रेकअप नहीं किया तो हम तुम्हें कितना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ तुम वही करो, वरना मैंने तुम्हारे टॉर्चर के लिए अलग से तैयारी करके रखी है। फिर हम देखते हैं लिन सियोन को जो कि जैक को ढूंढ रही होती है, तभी उसके पास जिंग का कॉल आता है और जिंग उसे बताता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम जैक से ब्रेकअप कर लो, अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो वो लड़का इस दुनिया में नहीं रह पाएगा। जिस पर लिन सियोन कहती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया, जिस पर जिंग कहता है ये बात ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब तुम्हें एक काम करना है जो मैंने तुम्हें बताया था। जिस पर लिन सियोन कहती है कि जैक कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं एक गाड़ी आती है जो जैक को एक बड़े कपड़े में लपेट कर उसके सामने फेंक कर चली जाती है और यहाँ वो समझ जाती है। तभी उसके अंदर से जैक निकलता है। लिन सियोंग उससे कहती है कि मैंने तुम्हें समझाया था ना कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँ, वरना वो लोग तुम्हारे साथ बहुत कुछ गड़बड़ कर देंगे। जिस पर जैक कहता है कि तुम टेंशन मत लो, उन्होंने मुझे टॉर्चर नहीं किया, बस थोड़ी सी चोट पहुँचाई है और अब हम पुलिस के पास चलेंगे और उनकी कंप्लेन करेंगे। जिस पर लिन सियोंग कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उन्होंने बैंकॉक में भी कई सारे लोगों को मार दिया था और अब देखो वो यहाँ पर इटली में भी है, तो इसका मतलब यही है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिस पर जैक कहता है कि मेरी बात समझो, मैं तुम्हें हिम्मत दे रहा हूँ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर पुलिस से कंप्लेन करते हैं और पुलिस बताती है कि जिस आदमी की वो कंप्लेन कर रहे हैं वो कोई माफिया वगैरह नहीं है, वो एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन है। और ये बात सुनकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर जिनको पता चल जाता है कि इन दोनों ने जाकर उनकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है, जिस पर जियांग हंसने लगता है और कहता है कि इतना समझाने के बाद भी इतनी सी चीजें समझ में नहीं आती। फिर इसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है जहाँ पर लिन सियांग जैक के लिए खाना बना रही होती है और जैक के दिमाग में जियांग की बातें घूम रही
ज़रूरी होती है, इसीलिए वो लिन सियांग को टच करने की कोशिश करता है और जो उसे टच करना अलाउड नहीं करती, जिस पर जैक उसके ऊपर शक करने लगता है और इन सब चीज़ों की वजह से इनके बीच में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होने लगती है, जिस पर लिन सियांग जैक को उसके घर से निकल जाने के लिए बोलती है, जिस पर जैक भी गुस्से में चला जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम जैक को देखते हैं जो एक कसिनो में जाता है, जहाँ पर वो जुआ खेल रहा होता है और जुए में वो कई सारे पैसे जीत जाता है और बाकी सारे लोगों को हरा देता है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ से खुश नहीं होते और जब जैक वापस उन पैसों को लेकर आ रहा होता है तो वो लोग उसे घेर कर मारने लगते हैं और उसे पैसे भी छीन कर जाने लगते हैं। जैक गुस्से में आकर उन लोगों को उल्टा मारने लगता है और उनमें से एक आदमी तो मर ही जाता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और सीधा लिन सिंगियांग के घर जाता है। लिन सिंगियांग उसके चेहरे पर इतनी सारी चोट देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ। जैक बोलता है कि उसने गलती से एक आदमी की मौत कर दी है। लिन सिंगियांग गुस्से में कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जैक उसे पूरा मामला बताता है कि वो लोग उसे परेशान कर रहे थे और जो पैसे उसने जीते थे वो भी जबरदस्ती छीन रहे थे और ये सब कुछ उसने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। अब फिर वो घबराने लगता है कि उसका फ़ोन भी वहीं रह गया है और अगर पुलिस को पता चल गया तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। अब सिर्फ लिन सिंगियांग ही है जो उसकी मदद कर सकती है और वो लिन सिंगियांग से मदद मांगने लगता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिन सिंगियांग एक वकील के पास जाती है और उसे पूरा मामला बताती है। वकील उसे तसल्ली देता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ दिनों में आपसे बात करूंगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिंग का असिस्टेंट उसे ये पूरा मामला बता रहा होता है। जिंग गुस्से में कहता है कि ये छोटी मोटी बातें मेरे पास लेकर मत आया करो। उसका असिस्टेंट उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें जिंग को पता चलता है कि इन सब में कोई और नहीं बल्कि जैक भी शामिल है। तभी वो वकील भी होता है और वो बताता है कि लिन सिंगियांग बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और बस जैक को बचाने के लिए मदद चाहती है। अब यहाँ जैक अपना दाव पेच खेलने लगता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंग लिन सियांग से कह रहा होता है कि तुम सच में चाहती हो कि जैक बच जाए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मुझे किस करना होगा उसके सामने और तब तक जब तक ये टाइम ख़त्म ना हो जाता है। वो कहती है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और तुम्हें यहाँ रोमांस की पड़ी है। जिस पर वो जिंग को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि बाहर बैठा हुआ आदमी ये सब फ़ोन से देख रहा होता है, जिस पर जिंग गन से कैमरे को शूट कर देता है और वो कैमरा टूट जाता है और वो उसे किस करने लगता है। जैसे ही जिंग उसे किस करने से खुश होता है वैसे ही वो अपने आदमी को बुला लेता है और उसका टाइमर बंद करवा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी जैक जिंग को उल्टा सीधा बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे जितना घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। जिस पर जिंग कुछ नहीं कहता। जिंग बाहर जाकर अपने दोस्त से बोलता है कि तुम अब उसे अस्पताल लेकर जाओ, क्योंकि अगर तुम उसे अस्पताल नहीं लेकर जाओगे तो हम उसके साथ कोई भी डील नहीं कर पाएंगे। तब तक वहाँ पर लिन सिंगियान आ जाती है। लिन सिंगियान कहती है कि मैं उसके साथ अस्पताल जाना चाहती हूँ, जिस पर जिंग अपने साथी को धमकी देता है, जैक को उसके साथ अस्पताल भेज देता है और फिर हमें गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन सिंगियान बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो जिंग से कह रही होती है कि उसे लगता है कि उसे जैक के साथ अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। जिस पर जिंग कहता है कि तुम कोई डॉक्टर या नर्स नहीं हो जो तुम उसका ध्यान रखोगी, उसके साथ वो आदमी गया है ना तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लिन सिंगियान देखती है कि जिंग उसे कहीं और ही लेकर जा रहा है, जिस पर वो उसे कहती है तो वो कहता है कि तुम आज से मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूँगा और वो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ लिन सिंगियान जिंग का घर देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो समझ जाती है कि जिंग बहुत ज़्यादा अमीर है। वहाँ पर कई सारे नौकर होते हैं जो लिन सिंगियान को देखकर उसका वेलकम करते हैं, जिस पर लिन सिंगियान बहाना मार देती है और कहती है कि मेरे पास सामान नहीं है और उसका सारा सामान उसके पुराने घर पर है। जिस पर वहाँ खड़े लोग उसे बताते हैं कि जिंग ने सारा सामान उसके पुराने घर से यहाँ ला दिया है, जिस पर लिन सिंगियान शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जाकर लिन सिंगियान को उसका रूम दिखाते हैं, जहाँ पर जिंग अपने नौकर से कहता है कि वो लिन सिंगियान का बहुत अच्छे से ध्यान रखे क्योंकि वो थोड़ा सा बिजी होने वाला है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और सभी लोग अपना अपना एक एक करके इंट्रोडक्शन देते हैं लिन सिंगियान को। इसके बाद लिन सिंगियान अपने रूम में जाती है, जहाँ वो अपने रूम में अजीबोगरीब कपड़े रखे हुए देखती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। वहाँ के सभी नौकर चले जाते
जाते हैं। लिन सिंगियन डर जाती है और अपने रूम का गेट खोलने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती क्योंकि नौकर उसे बाहर से बंद करके चले गए होते हैं और वो डर कर वहीं बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिंग आ जाता है, जिसको नीचे बैठे हुए देख कर वो उसके ऊपर भड़कने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे बोला था ना तुम नहाओगी जाकर, तुम अभी तक नहाने नहीं गई। जिस पर लिन सिंगियन कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, और जैसे ही वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लगती है, यहाँ पर जिंग उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि आज से तुम मेरी हो और तुम्हें वही करना होगा जो मैंने तुमसे बोला है। जिस पर लिन सिंगियन हाँ करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो नहाकर वापस आती है, जहाँ पर जिंग से वो टकरा जाती है। जिंग उसे देख लेता है और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। लिन सिंगियन उसे रोक रही होती है और उसे समझा रही होती है, लेकिन जिंग उसे नहीं छोड़ रहा होता। लिन सिंगियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन जिंग बहुत ही ज़्यादा उसे टॉर्चर कर रहा होता है और इसी बीच वो अपना हाथ एक दीवार से मारने लगती है, जिससे उसके हाथ में बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है। अब यहाँ पर जिंग को समझ नहीं आ रहा होता कि ली सिंगियन की सारी बातें मानने के बाद भी अभी तक ली सिंगियन उसकी नहीं हो पाई है। आखिर वो चाहती क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली सिंगियन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो सोच रही होती है कि जिंग को बस उसकी बॉडी से प्यार है, उससे नहीं। वो हमेशा से उसकी बॉडी को चाहता था। तभी हम जिंग को देखते हैं जो ली सिंगियन को भीगा हुआ देखकर उससे कहता है, क्या तुम अब अपने कपड़े खुद बदलना चाहोगी या फिर मैं तुम्हारी मदद करूं। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और जिंग उसके कपड़े चेंज करने में उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर ली सिंगियन अभी भी उससे कह रही होती है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी उसकी नहीं हो पाएगी। और जिंग को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी एक नौकरानी को बुलाता है जिसका नाम मिया होता है और वो उससे कहता है कि जाकर मेरी फैमिली डॉक्टर को बुला कर लाओ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर आता है और उसके हाथों में पट्टी लगाता है और यहाँ पर वो उससे कहता है कि इसे पानी से दूर रखना वरना ये ठीक नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर वो उसकी बात सुनती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर जिंग उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कितना समझा रहा हूँ कि तुम अब मेरी हो चुकी हो और तुम्हें शायद ये डील याद होगी, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। ऐसा कहकर वो दोबारा उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस पर लिन सिंगियन उसे धक्का दे देती है। इस पर जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है और कहता है कि शायद तुम्हें मेरी बात प्यार से समझ नहीं आ रही है। लिन सिंगियन खुद को बचाने के लिए हाथ पैर इधर उधर मार रही होती है, जिससे दोबारा से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। ये देखकर जिंग डर जाता है और डॉक्टर को फिर से बुलाता है। डॉक्टर उसकी फिर से पट्टी करके चला जाता है। इस पर जिंग डॉक्टर पर ही भड़क जाता है और कहता है कि इस बार पट्टी अच्छे से करना ताकि इसकी चोट से फिर से खून ना निकले। फिर हम देखते हैं कि जिंग लिन सियोंग को अकेला छोड़कर उसे आराम करने के लिए कहकर चला जाता है। इधर लिन सियोंग बहुत ज़्यादा रो रही होती है और सोच रही होती है कि वो इस जगह से कैसे भाग सकती है। फिर हम देखते हैं कि मिया जिंग के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आती है और कहती है कि जो भी जिंग को चाहिए जो उसे लिंग सियोंग से नहीं मिल रहा है तो वो उसे दे सकती है। इस पर जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो मिया से कहता है कि शायद तुम्हें ये बात अच्छे से समझ नहीं आ रही कि तुम बस एक मामूली सी नौकरानी हो, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड की जगह लेने की कोशिश मत करो। ये कहकर वो मिया को वहाँ से भगा देता है। फिर हम देखते हैं कि जिंग लिन सियोंग को देखने के लिए उसके बेडरूम में जाता है। जैसे ही वो बिस्तर का कवर हटाता है उसे वहाँ पता चलता है कि वहाँ लिन सियोंग नहीं है बल्कि सिर्फ तकिए रखे हुए हैं। ये देखकर जिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए कहता है। पूरे घर के लोग उसे इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाता। दूसरी ओर लिन सियोंग एक मौके की तलाश में रहती है और नौकरानी के कमरे में घुसकर उसकी ड्रेस पहन लेती है और वो कोशिश करती है कि वो इस ड्रेस को पहनकर घर से बाहर निकल जाए। इधर जिंग के आदमियों को लिन सियोंग के हाथ से खून निकला हुआ मिल जाता है, जिससे वो उसे ट्रैक कर लेते हैं। जिंग लिन सियोंग को भागते हुए देख लेता है और उसके आदमी उससे पूछते हैं क्या उसे पकड़ना चाहिए। इस पर जिंग मुस्कुरा कर कहता है कि लिन सियोंग उसके साथ खेलना चाहती है और वो भी इस खेल के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं कि लिन सियोंग भागते भागते सड़क पर आ जाती है और वो किसी गाड़ी का इंतज़ार करती है। जैसे ही वहाँ पर एक गाड़ी आती है वो उसमें बैठ जाती है और उसे पता नहीं होता कि ये गाड़ी भी जिंग की ही है।
थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिन सियोंग एक होटल में पहुंचती है। वहां एक कमरा बुक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास तो उसका आईडी कार्ड ही नहीं है। ये होटल भी जिंग का ही होता है। जिंग का असिस्टेंट होटल के रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके कहता है कि लिन सियोंग को होटल के अंदर जाने दिया जाए। उसे होटल के अंदर जाने की इजाज़त मिल जाती है और वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और वो बहुत ही खुश होती है कि उसने जिंग को पीछे छोड़ दिया है। तभी वो नीचे कॉल करके होटल के स्टाफ से कुछ कपड़े की मांग करती है। होटल के स्टाफ जिंग को बता देती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, वो अंदर से देखती है कि बाहर कोई और नहीं बल्कि वही होटल की रिसेप्शनिस्ट होती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, जिंग अंदर आ जाता है। ये देखकर लिन सियोंग चौंक जाती है और कहती है कि मैंने इतनी ज़्यादा कोशिश की तुमसे भागने की, फिर भी तुमने मुझे पकड़ लिया। इस पर जिंग हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कल रात ही पकड़ लिया था, बस मुझे तुम्हारे साथ साथ ये खेल खेलने में मज़ा आ रहा था। जिस गाड़ी में तुम बैठ कर आई थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी, और जिस होटल में तुम अभी ठहरी हुई हो वो भी मेरा है। तो मैंने सोचा कि अगर तुम अपने लिए कपड़े मंगवा रही हो तो क्यों ना मैं खुद ब खुद आकर उन्हें डिलीवर कर दूं। ये बात सुनकर लिन सियोंग तो पूरी तरह हैरान रह जाती है। जिंग उसे घूरता है और फिर कहता है कि अब चलो तुम्हें घर वापस ले जाना है। लिन सियोंग जिंग की गाड़ी में बैठ जाती है और उसके घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, मिया आकर जिंग की गाड़ी का दरवाजा खोलती है और जैसे ही वो लिन सियोंग को देखती है वो घबरा जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता कि लिन सियोंग वापस आ गई है। फिर हम देखते हैं कि जिंग लिन सियोंग से कहता है कि अब तुमने ये नौकरानी के कपड़े बहुत देर तक पहन लिए हैं, अब इन्हें बदलने का समय आ गया है। लिन सियोंग वॉशरूम में जाकर कपड़े बदलने लगती है और यहाँ पर वो भी उसके साथ होता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लिन सियोंग गुस्से में कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिंग कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फालतू की बहस करूं, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम 10 सेकंड के अंदर अपना फैसला ले लो। लिन सियोंग को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। इधर समय काफी तेजी से बीत रहा होता है। घबराहट में अचानक वो जिंग को किस कर देती है, कहती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जिंग ये सुनकर खुश हो जाता है और लिन सियोंग को और ज्यादा किस करने लगता है। अब जिंग उसे समझाने लगता है और जिंग उसे समझाने लगता है कि अब बस तुम्हें जैक से मिलकर ये कहना है कि अब तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो जिंग के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, जहाँ पर जिंग को पता चलता है कि लिन सियोंग को हेल्दी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसे अच्छा ही नहीं लगता। इसीलिए वो उसके करीब जाता है और उसे कहता है कि अगर तुमने ये सारा हेल्दी फूड खा लिया तो मैं तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा जो तुम चाहती हो। जिस पर लिन सियोंग वो हेल्दी फूड खाने लगती है। जिंग उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सियोंग जिंग से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिस पर जिंग बोलता है कि आगे तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। जिस पर लिन सियोंग कहती है कि मैं जैक से एक बार मिलना चाहती हूँ, जिसे सुनकर जिंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो जिंदा है और तुम ये तमाशा करना बंद करो, क्योंकि वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। और हम देखते हैं कि जिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर हम लिन सियोंग को देखते हैं जो कि मिया से कह रही होती है कि उसे ये घर घूमना है, जिसमें मिया उसे समझाती है कि देख लेना, अगर तुम कहीं खो जाओ तो तुम मुझे कॉल कर लेना। लिन सियोंग एक जगह जाकर खो जाती है और वो मिया को कॉल करती है और वहाँ से कहती है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, और वो जैक की फ़ोटो भेजती है और कहती है कि मुझे पता करके बताओ कि अभी ये कैसा है और कहाँ पर है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी वहाँ पर उसके पास एक आदमी आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी जिंग का वकील होता है, जो कि यहाँ पर जिंग की और यहाँ पर लिन सियोंग की शादी की बात करने आया होता है। जहाँ पर वो आदमी जिंग को बताता है कि अगर आप लोगों का डिवोर्स भी हुआ तो शायद बाद में कर सकते हैं। जिस पर जिंग कहता है कि उसकी चिंता मत करो, हम यहाँ पर बाद में भी डिवोर्स नहीं लेंगे, तुम बस हमारी मैरिज सर्टिफिकेट लाने का इंतज़ाम करो। जिस पर वो आदमी कहता है कि जैसा आप बोलो। उसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लिन सियोंग और जिंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, जहाँ पर जिंग लिन सियोंग को बताता है कि वो उससे शादी करने वाला है और इसीलिए उसे उसके कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ये सुनकर लिन सियोंग हैरान हो जाती है और वो जिंग से कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि शादी दो लोगों के बीच का रिश्ता होता है और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहने लगता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी मेरे कब्जे में है। जिस पर लिन सियोंग ना चाहते हुए भी जिंग से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। इधर हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों से मिया को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही होती है। इधर लिन सियोंग अपने रूम
में जाती है और कमरे में जाकर वो अपना पासपोर्ट कहीं छुपा देती है। तब तक वहाँ पर मिया आ जाती है। मिया आकर उसे बता देती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक के बारे में पता चल गया है और उसे पता चला है कि वो शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि शायद अभी ज़िंदा भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। और ये बात सुनकर लिन सियोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो मिया से कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे वहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। जिस पर मिया कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। इसके बाद हम लिन सियोंग को देखते हैं जो घर में बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे पता चलता है कि ये उसका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन सियोंग बहुत ज़्यादा प्यारी सी ड्रेस पहनकर जिंग के सामने आती है और आज जिंग ने अपनी और लिन सियोंग की सगाई की पार्टी रखी होती है, जिस पर वो उसे कह रहा होता है कि आज तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। यहाँ पर मिया इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मिया लिन सियोंग के पास आती है और उसे कहती है कि आपने मुझसे एक आदमी से मिलने को बोला था ना। वो आदमी वहाँ पार्क में इंतजार कर रहा है और लिन सियोंग से वो अपना फ़ोन लेकर आदमी के पास भेज देती है। इधर हम देखते हैं कि जिंग लिन सियोंग को ढूंढ रहा होता है क्योंकि पार्टी शुरू हो चुकी थी। तभी मिया के पास एक औरत आती है और बताती है कि उन्होंने लिन सियोंग को एक अजीब सी गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा था। लेकिन मिया कहती है कि आप यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं जाकर बॉस को जानकारी देती हूँ। जिस पर जिंग को गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंग का असिस्टेंट आता है। जिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाकर इस पार्टी को रोक दो और वो सभी लोगों से जाकर बोल देता है कि बॉस के पास कुछ ज़्यादा इमरजेंसी आ गई है, इसीलिए आप थोड़ी देर बाद इस पार्टी को अटेंड कीजिएगा। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जिंग को पता चल चुका होता है कि लिन सियोंग अस्पताल गई है। यहाँ पर लिन सियोंग को देखते हैं जो टैक्सी में अस्पताल जाती है और वहाँ पर जैक की हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अब जैक तो हिल भी नहीं पा रहा है और ये सब कुछ जिंग का किया हुआ होता है। जिस पर जैक घबरा कर उसे ज़बरदस्ती हक करने लगता है। लिन सियोंग उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वहाँ पर जिंग आ जाता है और वो लिन सियोंग का हाथ पकड़ लेता है और वो लिन सियोंग से कहता है कि तुम्हें 1000 बार समझाने के बाद भी तुम इस आदमी से मिलने के लिए आई हो, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो अब तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ घर चलना होगा। यहाँ पर जिंग का असिस्टेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि बॉस आप थोड़ा शांत हो जाइए और मैडम से प्यार से बात कीजिए, लेकिन जिंग उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंग लिन सियोंग और जैक को अपने टॉर्चर रूम में लेकर आता है, जहाँ पर जैक को वो बहुत ज़्यादा मार रहा होता है और कहता है कि अगर तुमने लिन सियोंग के साथ भागने की कोशिश की तो मैं इससे भी ज़्यादा बुरा हाल करूँगा। इस पर लिन सियोंग कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, बस जैक को जिंदा छोड़ दे। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंग लिन सियोंग को अपने साथ ले जाता है और वो उसे ज़बरदस्ती किस कर रहा होता है और ऐसा करते करते लिन सियोंग वहीं बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर आकर जिंग को बताता है कि लिन सियोंग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और उसे आराम की ज़रूरत है, वरना वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। इधर हम देखते हैं कि लिन सियोंग को होश आ जाता है और वो अपने सामने एक नर्स को देखती है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जिंग ने जैक के पेरेंट्स को भी किडनैप कर लिया है और वो उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि लिन सियोंग के दिमाग में बस जैक की सिचुएशन चल रही होती है और वो उन सब चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर पाती, इसीलिए वो जैक से मिलने के लिए उस जगह पहुंच जाती है। इधर जिंग को ये बात पता चल जाती है क्योंकि वो जैक को टॉर्चर कर रहा होता है और उसे ये बोलकर डराता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को जिंदा देखना चाहता है तो उसे उनमें से किसी एक को चुनना होगा। अब जिन को पता चल जाता है कि लिन सियोंग उस जगह पहुंच गई है तो वो इधर उधर घूम रही है, जिससे जिन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और वो जैक को छोड़कर लिन सियोंग को बचाने चाहता है। यहाँ पर लिन सियोंग के ऊपर तभी नीली लाइट गिरने वाली होती है और उसके अंदर से एक एसिड निकलता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिंग आकर उसे बचा लेता है और सारा एसिड उसके ऊपर गिर जाता है। ये देखकर लिन सियोंग एकदम से रुक जाती है और वो चौंक जाती है कि जिंग ने उसकी जान बचाई और अब वो पूरी तरह से जल चुका है। बस इसी बीच उसे अचानक से जैक की आवाज़ सुनाई देती है। जैक उसे बताता है कि मुझे बचा लो, इस आदमी ने मेरे पेरेंट्स को भी किडनैप कर लिया है और वो उन्हें भी टॉर्चर कर रहा है। इस पर लिन सियोंग जिंग को समझाने लगती है और कहती है कि इनमें से किसी को भी टॉर्चर करने वाली कोई बात थी ही नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारी थी और तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूँगी, इसीलिए चुपचाप जाकर उसके पेरेंट्स को थाईलैंड दे दो। जिंग उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और से लिन सियोंग की ये बात बहुत ही अच्छी लगती है।
है, इसीलिए वो चुपचाप से जाकर उसके पेरेंट्स को थाईलैंड भेजने का इंतज़ाम करवा देता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर आकर जैक की जो चोट पर दवा लगाता है और लिन सियोंग देख रही होती है कि जिंग कितना ज़्यादा जल गया है। इसी के साथ लिन सियोंग को थोड़ा सा डर भी लगने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी में अजीब से बदलाव हो रहे होते हैं और उसे लग रहा होता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसीलिए वो मन में कहती है कि उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स लेनी चाहिए, लेकिन उसे पता होता है कि जिंग को जब ये बात पता चलेगी तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर वो जिंग से कहती है कि उसे बाहर मार्केट जाकर कुछ सामान लेना है। जिंग बोलता है कि वो उसे अकेले जाने नहीं देगा, उसके साथ किसी को भेजेगा। इस पर लिन सियोंग कहती है कि वो किसे भेजने वाला है। इस पर जिंग बोलता है कि तुम्हें ये चीज़ कल जल्द ही पता चल जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगले दिन जिंग अपनी छोटी बहन, जिसका नाम लिया होता है, उसे लिन सियोंग के लिए बुला लेता है। अब लिन सियोंग उसके साथ घूमती है एक रेस्टोरेंट में और उसके साथ समय बिताती है। इसी बीच वो एक वेटर से बर्थ कंट्रोल पिल्स भी मंगवा लेती है और उसे बहुत ज़्यादा पैसे देकर उसे खरीद लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन सियोंग को एक बात में एम्बेसी नजर आती है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। इसीलिए वो लिया के सामने पेट खराब होने का बहाना बनाती है। लिया उसे वॉशरूम लेकर जाती है, लेकिन लिन सियोंग उसे चकमा देकर वहां से एम्बेसी के अंदर एंटर कर जाती है और यहाँ पर वो एक गार्ड के पास जाती है और यहाँ पर वो एक गार्ड के पास जाकर बताती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे मदद की जरूरत है। जिस पर एम्बेसी का गार्ड उसे अपने चीफ से मिलवाता है। फिर यहाँ पर वो उसकी चीफ से मिलती है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर उसे किसने किडनैप किया है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिंग के लिए उसके अंदर फीलिंग्स आ गई थी, इसीलिए वो उसके सामने उसका नाम नहीं लेती और कहती है कि उसे बस अपने घर जाना है और वो कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन तभी उसे कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि ये सब कुछ जिंग कर रहा है। यहाँ पर एम्बेसी का गार्ड जाकर बाहर देखता है तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वो उन सभी से जाकर कहता है कि अब तुम इस लड़की को वापस अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब ये मेरे पास आ गई है। जिस पर वो सभी गाड़ियाँ वापस चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो एम्बेसी का आदमी जाकर लिन सियोंग को एक पासपोर्ट देता है, उसे वापस थाईलैंड भेजने की तैयारी कर लेता है। लिन सियोंग यहाँ पर अपने फादर को कॉल लगाती है और बताती है कि वो 11 घंटे में वापस अपने देश आ जाएगी। इधर हम जिंग को देखते हैं जो सभी लोगों के साथ मिलकर मीटिंग रखी होती है और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। सभी लोग लिया के ऊपर हंस रहे होते हैं कि कैसे एक मामूली सी लड़की ने उसे धोखा दे दिया। उधर उन्हीं लोगों में से एक इंसान उसे बताता है कि लिन सियोंग ने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली है। जिस पर जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि क्या उसने उसे खा लिया। जिस पर वो आदमी कहता है कि अब इन सब चीज़ों के बारे में उसे नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंग को पता चल चुका होता है कि लिन सियोंग थाईलैंड सुरक्षित पहुंच चुकी है। इधर हम लिन सियोंग को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर होती है और यहाँ पर वो अपने मॉम डैड को कॉल लगा रही होती है। उनसे कह रही होती है कि वो एयरपोर्ट पर उनका इंतज़ार कर रही है, जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर 40 मिनट और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें उतना समय लगेगा वहाँ पर उसके पास पहुँचने में। जिस पर लिन सियोंग कहती है कि ठीक है, मैं आपका यही इंतज़ार कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि लिन सियोंग वहाँ 40 मिनट तक इंतज़ार करती रहती है। तभी अचानक से उसके फादर का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि अचानक से एक गाड़ी ने आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी है और उसकी मॉम का एक्सीडेंट होते होते बचा है। जिस पर लिन सियोंग घबरा जाती है, कहती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि अभी वो लोग पुलिस स्टेशन आए हैं शिकायत करने के लिए। जिस पर लिन सियोंग कहती है कि आप लोग मेरा वहीं इंतज़ार करो, मैं आकर आपसे वहीं मिलूंगी। फिर हम देखते हैं कि लिन सियोंग एक टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर एक लड़की आकर उसे बताती है कि आप अपनी मॉम से मिलने आई हो ना, वो लोग अंदर है। जिस पर लिन सियोंग अंदर जाती है और वो जल्दी से पूछती है कि मेरे मॉम डैड कहाँ है। जिस पर वो लड़की उन्हें बताती है कि वो अंदर ही है। हम देखते हैं कि लिन सियोंग अंदर जाती है और वो देखती है कि वहाँ उसकी मॉम डैड नहीं बल्कि जिंग है। जिंग उसे एकदम से अपनी ओर खींचता है और यहाँ पर लिन सियोंग को देखकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की मुझे धोखा देने की, लेकिन तुम इस कोशिश में कामयाब नहीं रही और अब तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। जिस पर वो कहती है तो इसका मतलब ये है कि मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट तुमने ही करवाया था। जिस पर जिंग कहता है कि ये तो मामूली सी सजा थी मुझसे झूठ बोलने की। यहाँ पर लिन सियोंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो जिंग से पूछती है कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। जिस पर जिंग कहता है कि वही जो तुमने किया है। वो कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। जिस पर जिंग कहता है कि मैं तुमसे बस एक बात जानना चाहता हूँ, क्या तुमने बर्थ कंट्रोल पिल्स लिया था। लिन सियोंग ये बात सुनकर एकदम हैरान रह जाती है कि आखिर जिंग को कैसे पता कि मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स लिया था।
जिंग कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, सब सच बताओ, और ऐसा कहकर वो लिन सिंग को किस करने लग जाता है। जिस पर लिन सिंग बोलती है कि हाँ, मैंने वो दवा ली थी। जिस पर जिंग गुस्से में कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर लिन सिंग कहती है कि मैं सिर्फ 18 साल की हूँ और अभी तक मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और मैं किसी बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती। जिस पर जिंग कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर लिन सिंग कहती है कि कुछ समय पहले तुमने मुझसे कहा था कि जो मुझे चाहिए तुम मुझे ला कर दोगे, और यहाँ पर वो उससे कहता है कि अब तुम्हारी चालाकियाँ खत्म हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ वापस घर जाना होगा। फिर यहाँ पर जिंग सियोंग उसके साथ वापस घर चली जाती है, जहाँ पर जिंग उसे एक कमरे में लेकर जाता है, जिस कमरे को उसने फूलों से सजा रखा होता है। और जैसे ही वो उस कमरे में आते हैं तो यहाँ पर लिंग सियोन देखती है कि जिंग उसे किस करने जा रहा है। जिस पर वो उसे रोकती है और कहती है कि मुझे पहले जाकर नहाना है। तभी अचानक से उसकी मॉम का उसे कॉल आ जाता है, जो उसे बोलती है कि तुम अचानक से वापस कैसे चली गई। जिस पर वो बोलती है कि मेरे स्कूल की छुट्टियां अचानक से रद्द कर दी गई, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। तभी पीछे से जिंग उसे आकर पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। जिस पर उसकी मॉम पूछती है कि आखिर ये कैसी आवाज़ है। जिस पर वो कुछ नहीं बोल पा रही होती। तभी जिंग उसका फ़ोन उसके हाथ से छीन कर फेंक देता है और उससे कहता है कि जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो तुम मेरे ऊपर ध्यान दिया करो। और इसी के साथ जिंग के पास भी किसी का कॉल आ जाता है। हमें पता चलता है कि जिंग ने अपने और लिन सियोन की शादी के लिए एक हॉल बुक कर लिया है। लिन सियोन को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे शादी करने के लिए रेडी नहीं होती। फिर उसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है, जहाँ पर लिन सियोन अपने कमरे में होती है और कुछ सोच रही होती है। तभी यहाँ पर उसे जिंग के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी से सोने की एक्टिंग करने लगती है। और उसके बाद जिंग आता है और जिंग उसके पास में आकर सो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करते करते एक अच्छा समय बिताते हैं। फिर यहाँ सीन चेंज होता है और यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि अगर उसे शादी करनी है तो उसे इन सब चीज़ों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। वो अब यहाँ पर उसे रजिस्टर ऑफिस में मेल डाल देती है कि उसे शादी नहीं करनी है और उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है, प्लीज़ आकर मेरी मदद करें। और हम देखते हैं कि मेल डालकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि जिंग को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा। सीन में जब वो अपने ऑफिस में होता है तभी वहाँ पर उसके पास एक आदमी आता है और उसे आके बताता है जिंग और लिन सियोंग के इस मैरिज सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। जिस पर जिंग एकदम शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो गया। जिस पर वो आदमी मेल दिखाता है और कहता है कि ये मेल आपके घर के किसी मेंबर में से भेजा गया है और मेयर बोल रही थी कि शादी ज़बरदस्ती की जा रही है। और जिंग उस मेल को देखकर समझ जाता है कि ये सब कुछ लिन सियोंग ने किया है और उसे गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर अगले दिन जब वो घर आता है तो वो देखता है कि लिन सियोंग पढ़ रही है और वो लिन सियोंग को अपने पास आकर बैठने को बोलता है और वो लिन सियोंग को वो मेल दिखाता है। जिस पर लिन सियोंग अब यहाँ अनजान बनने का नाटक कर रही होती है और कह रही होती है कि उसे तो कुछ नहीं पता और उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है। जिस पर जिंग कहता है कि यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या है। जिस पर लिन सियोंग कहती है कि मुझे क्या पता, क्योंकि ये मेल तो मैंने नहीं लिखा है। और यहाँ वो नाटक कर रही होती है जिंग का ध्यान भटकाने का। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है, जहाँ पर वो स्कूल जा रही होती है तभी एक गाड़ी आती है और उसे अगवा कर कर ले जाती है। जिंग अपने ऑफिस में होता है, यहाँ पर उसका असिस्टेंट भागते हुए आकर उसे बताता है कि लिन सियोंग को कोई किडनैप करके ले गया है। जिस पर जिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से एक मीटिंग बैठाता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अपोजिशन पार्टी के लोग होंगे और मैं चाहता हूँ कि अगर इन सब कामों के लिए वो लिन सियोंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों की एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम जल्दी से जाकर पता करो और उनकी मौत का इंतज़ाम करो। साथ में हमें लिन सियोंग को सुरक्षित घर पर वापस लाना है। और ऐसा बोलकर वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। फिर अगले सीन में जिंग को पता चलता है कि अगला माफिया लीडर उसे जिंग से ही मिलना चाहता है और उसी के बल पर वो लिन सियोंग को छोड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जिंग उस माफिया लीडर से मिलने चाहता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो भी दुश्मनी है वो हमारे बीच है, इसमें किसी मासूम लड़की को लाना बहुत गलत बात है। जिस पर वो माफिया लीडर हंसता है और कहता है कि मुझे पता है तुम इस लड़की से प्यार करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ पर वो उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर कुछ लोग लिन सियोंग को बहुत बुरी तरीके से पकड़ रखे होते हैं और यहाँ पर वो जिंग से मदद मांग रही होती है। जिस पर जिंग को दया आ जाती है और वो माफिया लीडर से पूछता है कि वो चाहता क्या है। जिस पर माफिया लीडर कहता है कि तुम जल्दी से अपने घुटनों के बल मुझसे माफी मांगो। जिंग को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है और यहाँ पर वो माफिया लीडर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो उससे कहता है कि अब बारी है ये बंदूक की, बंदूक लो और खुद को गोली मार लो। जिंग को ना चाहते हुए भी सब कुछ करना पड़ रहा होता है। जिंग जैसे ही खुद को गोली मारता है उस माफिया
माफिया लीडर को लगता है कि अब जिंग मरने वाला है, लेकिन तभी अचानक दूर से एक बंदूक चलती है और वो माफिया लीडर वहीं मर जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अब हमें वही शुरुआती प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंग लिनसियोंग को जबरदस्ती शादी के लिए मना रहा होता है और लिनसियोंग उसे झूठी बीमारी का नाटक कर रही होती है। तभी उसके पास डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि गलती से उसने किसी और मरीज की रिपोर्ट दे दी और इस चीज़ को सुनकर जिंग को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और उसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन सियोंग की मॉम डैड की एक्सीडेंट हुई थी और उसके फादर ने उसे झूठ बोला था कि उसकी मॉम को कुछ नहीं हुआ है, और हमें पता चलता है कि उसकी मॉम का दुर्घटना हो गया है और अब इस दुनिया में वो नहीं है। जिस पर जिंग के साथ लिन सियोंग अपनी मॉम की अंतिम बार मिलने जाती है और यहाँ पर वो अपने फादर को बताती है कि जिंग अब उसका पति है, जिस पर उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद हमें सबसे आखिरी में एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शादी का सीन होता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।